माय नेम इज़ आशु और आज का हमारा टॉपिक है बजट। आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि बजट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अर्थ, महत्व, सिद्धांत और संसद के अंदर बजट किस प्रकार से पारित किया जाता है। वित्त एक ऐसा तत्व है जो समूचे प्रशासन की व्यवस्था को चलाता है। यानी कि हम कहते हैं ना कि हमें जीने के लिए रक्त अति आवश्यक है, तो उसी प्रकार प्रशासन चलाने के लिए वित्त अति आवश्यक है, जिसको देखते हुए डॉक्टर भंबारी ने भी कहा है, वित्त का प्रशासन में वही महत्व है जो वातावरण में ऑक्सीजन का। देखो, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो शायद हम जीवित नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार अगर प्रशासन के अंदर वित्त व्यवस्था सही नहीं होगी तो प्रशासन की व्यवस्था भी सही नहीं चल पाएगी। बजट वित्त प्रशासन का एक मुख्य यंत्र है। कार्यपालिका द्वारा प्रबंध तथा विधानमंडल द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। यह लोकतंत्रात्मक सरकार की आधारशिला भी मानी जाती है। बजट में वित्त संबंधी नीतियां और अन्य शासन की नीतियां भी निहित रहती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द बोगी से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। आप लोगों ने नोट किया होगा कभी, जब भी हमारा वित्त वर्ष आरंभ होता है तो उस समय हमारे वित्त मंत्री एक चमड़े का बैग लोकसभा के अंदर लेकर आते हैं, जिसमें कुछ सरकारी कागजात होते हैं। इन कागजातों के अंदर आय व्यय का पूर्ण ब्यौरा होता है। अब कहते हैं इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1733 में इंग्लैंड में किया गया था। इस शब्द का प्रयोग 1733 में ओपन्ड द बजट नामक कविता में हुआ, जिसकी रचना रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा की गई थी। उन्होंने वित्तीय योजना पर व्यंग करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। उसी समय से ही बजट का प्रयोग आय व्यय के ब्यौरे के लिए किया जाने लगा। बजट शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इसके पश्चात अन्य देशों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। भारत में शासन की वार्षिक आय का विवरण, यानी कि भारत के अंदर सबसे पहले विधान परिषद में 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा बजट की प्रस्तुति की गई थी। अब हम जानेंगे कि बजट शब्द का अर्थ क्या है। बजट वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा होता है। आजकल बजट का अर्थ वार्षिक आय व्यय के ब्यौरे के से अधिक लिया जाता है। अब देखो, बजट शब्द का प्रयोग हम केवल प्रशासन में ही नहीं करते, हम अपनी जिंदगी में भी बहुत बार करते हैं। जैसे घर खर्च चलाना हो, उसके लिए भी क्या करते हैं, हम बजट बनाते हैं। जैसे कोई शादी करनी हो या कहीं जाना हो तो उसके लिए भी हम सबसे पहले बजट को ही तैयार करते हैं। पता है, बजट न केवल प्रशासन में अपितु हम अपनी पूरी जिंदगी में भी इसे लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं। कहते हैं बजट एक वित्तीय आयोजन है जिसमें गत वर्ष की वित्तीय अनुभव का संक्षिप्त वर्णन तथा आगामी वर्ष की वित्तीय योजना होती है। यानी कि हम पिछले वर्ष हमने क्या किया था, आने वाले समय में हम क्या क्या योजनाएं बना सकते हैं, तो उसी को ही हम बजट का नाम देते हैं। टेलर ने कहा है, बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। अब कहते हैं बजट अतीत और वर्तमान की सूचनाएं एकत्र करता है, उनके आधार पर भविष्य के लिए वित्तीय योजनाओं का निर्माण करता है। बजट की कार्यवाही की एक योजना जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य कार्यपालिका के कार्यक्रम को स्पष्ट तथा प्रतिबंधित भी करता है। अपितु बजट शब्द का प्रयोग हम विधान पालिका द्वारा इसकी रचना, उसको लागू करना, लेखांकन, लेखा परीक्षा आदि में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंसीज ऑफ बजट, यानी कि बजट का क्या क्या महत्व है। कहते हैं बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। बजट के द्वारा ही लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया व्यापारी से संबंधित सरकार के प्रस्ताव कार्यक्रम का उल्लेख किया जाता है। कहते हैं बजट ही एक ऐसा साधन है जो लोगों की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से संबंधित है और सरकार के प्रस्ताव कार्यक्रम को लागू करता है।
सरकार की समस्त नीतियां बजट द्वारा ही पता चलती हैं। बजट से यह भी पता चलता है कि सरकार किस मामले पर क्या खर्च कर रही है और धन की आमदनी कहां से हो रही है। पूरा का पूरा प्रशासन इन्हीं सीमाओं में ही कार्य करता है और जो नीतियां बजट के द्वारा लगाई जाती है उसे प्रशासन ही प्रस्तुत करता है। हम कहते हैं कि प्रशासन के इर्द गिर्द बजट ही घूमता रहता है। प्रशासन की सफलता असफलता बजट पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट है बजट प्रशासकीय व्यवस्था का हृदय या प्राण। कहते हैं बजट समन्वय के एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है। नकारात्मक रूप में यह अपव्यय तथा द्विगुण को कम करने की एक प्रभावशाली युक्ति है। बजट निर्माण की क्रिया, नीतियां तथा कार्यक्रम के मूल्यांकन का एक अवसर प्रदान करती है। यह अनावश्यक क्रियाओं को सूचना देती है, ऐसे कार्यों को भी समाप्त करने का आहन करती है। इसीलिए इसे हृदय या फिर प्राण का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है बजट सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन है। आधुनिक बजट में सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में सरकार का सिर्फ कार्य क्या होता था, शांति व्यवस्था बनाए रखना, और बजट के दो ही उद्देश्य होते थे। पहला, प्रशासन अपने संचालन के लिए आवश्यक धन का प्रबंध किस प्रकार करे, और दूसरा, संसद द्वारा धन की स्वीकृति दी जाती थी, यह जान सके कि धन किस प्रकार व्यय किया जाए। कहते उस समय बजट आय तथा व्यय का एक विवरण मात्र ही था। परंतु हम अगर आज की बात करें, आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य है। सरकार के कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और राज्य व्यक्ति के जीवन में लगभग पहलुओं का आवरण कर रहा है। देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति सरकार पर ही निर्भर करती है। सरकार के कार्यों के स्वरूप को बदलने में बजट का रूप भी बदल गया है। अब कहते हैं बजट नागरिकों से यह अनुमान लगाता है कि उसके द्वारा सरकार के द्वारा किन योजनाओं पर कितना कार्य हो रहा है और कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। बजट का प्रयोग समुदाय की इच्छाओं में एकीकरण उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। बजट के द्वारा यह भी पता चलता है कि सरकार उत्पादन विकास के लिए क्या कर रही है। बजट का प्रयोग बेरोजगारी को दूर करने के लिए किया जाता है। बजट का प्रयोग उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय धन आय तथा सुव्यवस्थित वितरण बजट के द्वारा ही संभव किया जा सकता है। कहते हैं बजट एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसमें सरकार की समस्त कार्यों की झलक मिलती है। बजट में उत्पादन, उपभोग, आयात निर्यात, राष्ट्रीयकरण, क्रय विक्रय, उद्योग, वाणिज्य आदि सभी समस्याओं के संबंध में सरकारी नीतियों का उल्लेख किया गया है। ये हो गए हमारे सिग्निफिकेंसीज ऑफ बजट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बजट। अगर बजट अनेक प्रकार का होता है, जैसे सबसे पहला है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट क्या होता है, जहां पर चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है, उसे निष्पादन या फिर परफॉर्मेंस बजट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, कहते हैं किसी भी पुराने वर्ष के व्यय पर विचार न किया जाए और न ही उनमें कोई सुधार किया जाए। नए वर्ष के लिए बिल्कुल नया बजट तैयार करना ही जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। यानी कि नए सिरे से बजट तैयार करना, जीरो बेस। इस प्रणाली को हम सूर्य अस्त बजट सिस्टम या फिर सनसेट बजट सिस्टम भी कहते हैं। तो जीरो बेस्ड बजट की स्थापना पीटर ए पायर ने की थी। इन्होंने इस प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ 1973 के अंदर। भारत में भी इस प्रणाली को अपनाया गया 1986 से 87 के काल में। कहते हैं भारत का सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसने जीरो बेस्ड प्रणाली को अपनाया था। नेक्स्ट है हमारा आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या होता है, कहते हैं देश में हर साल
बड़ी संख्या में विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं। योजनाएं जैसे मनरेगा, माध्यम भोजन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कहते हैं इस प्रकार की अनेक योजनाएं आती हैं और ये योजनाएं काफी लंबे समय तक लटकी रहती हैं। अब लटके रहने के कारण इसमें भारी भरकम पैसा भी खर्च होता है। ये योजनाएं हैं कहाँ तक सफल रही हैं, ये नापने का कोई भी पैमाना नहीं होता। योजनाओं के लटके रहने से पैसा काफी खर्च होता है। ये योजनाएं कहाँ तक सफल रही, इसे नापने के लिए आउटकम बजट का निर्माण किया गया। आउटकम बजट 2005 में पेश किया गया। इसका उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष में हर तिमाही समीक्षा करना, यानी कि जो भी नया बजट बनाया गया है उसके लिए पूर्ण समीक्षा करना, हर 3 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट को पेश करना है। नेक्स्ट है जेंडर बजट। ये बजट महिलाओं के विकास के कल्याण से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा संतुलित बजट, जहां पर आय व्यय के बराबर हो, यानी कि जितना हमने खर्च सोचा है उसी के बराबर ही हो, उसे संतुलित बजट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है घाटे का बजट, जिस बजट के अंदर व्यय अनुमानित आय से अधिक हो, यानी कि जहां पर जो खर्चा लगाया है उससे अधिक खर्च हो जाए तो उसे घाटे के बजट का नाम दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बजट, यानी कि बजट के सिद्धांत। अब कहते हैं समूची वित्तीय प्रशासन प्रणाली का आधार है। वित्त प्रशासन में स्थायित्व लाने के लिए जरूरी है कि बजट का निर्माण कुछ मान्य एवं निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप रखा जाए। अब कहते हैं कौन कौन से सिद्धांत अपनाने चाहिए। फर्स्ट है हमारा योजना का सिद्धांत। कहते हैं बजट सरकार के कार्यक्रम की आधारशिला है, इसलिए इसे स्वास्थ्य नियोजन के अनुसार बनाना चाहिए। बजट अवश्य ही सरकार की कार्यविधियों तथा स्रोत के उचित योजना पर आधारित होना चाहिए। योजनाएं दीर्घकालीन होनी चाहिए, जबकि बजट की अवधि अल्पकालीन होती है। तब भी बजट से सरकार की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों कार्यक्रम स्पष्ट होने आवश्यक है। नेक्स्ट है संतुलित बजट का सिद्धांत। संतुलित बजट यानी कि वित्त का स्थायित्व में प्रथम आवश्यकता है। वित्त प्रशासन में इसका वही स्थान है जो कि कार्यपालिका प्रशासन में कानून तथा व्यवस्था का है। असंतुलित बजट में कभी कभी निवेशकर्ता का विश्वास कमजोर हो जाता है और वह अपने धन को लगाने के लिए, खर्च करने के लिए हमेशा ही भय में रहते हैं और इससे क्या होता है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह समाप्त हो जाती है या फिर फैल जाती है। अब कहते हैं संतुलित बजट से यानी कि अनुमानित व्यय, अनुमानित आय तथा राजस्व से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि व्यय से अधिक अनुमानित होता है तो बजट बचत कहा जाता है। निजी मामलों में भी इसी सिद्धांतों का ही पालन किया जाता है। नेक्स्ट है बजट का नकदी आधार। अब कहते हैं बजट के नकदी आधार का अर्थ है कि बजट में आय और व्यय के अनुमान वर्ष की वास्तविक प्राप्ति या व्यय से संबंधित होना चाहिए। बजट बनाते समय आगामी वर्ष में होने वाले आय तथा व्यय को नहीं गिना चाहिए। नगद बजट में वे कर और खर्चे शामिल नहीं किए जाने चाहिए जिनका संबंध आगामी वर्ष से हो। नेक्स्ट है हमारा बजट का निर्माण कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब कहते हैं बजट देश का प्रशासन चलाने का मुख्य कार्यकारी की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह यह बता सकता है कि प्रशासन चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है। बजट का निर्माण करने का उत्तरदायित्व भी उसी का होता है, परंतु बजट का निर्माण करना कोई आसान कार्य नहीं है। यह एक लंबा और महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए मुख्य कार्यपालिका की सहायता करने के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बजट सही ढंग से बन सके और
जनता के पास भी उचित रूप से पहुंच सके। नेक्स्ट है हमारा आय व्यय के प्रस्ताव लेखों के ढंगों के होने चाहिए। यानी बजट का एक अन्य सिद्धांत यह भी है, इसका रूप लेखाओं के रूप से मिलता हुआ होना चाहिए। जैसे हिसाब किताब में जैसा ब्यौरा होता है वैसा ही होना चाहिए। कहते हैं इसके 3 लाभ होते हैं। सबसे पहले बजट सुगमता से तैयार हो जाता है, उस पर नियंत्रण सरलता से होता है, उसके परीक्षण और लेखकों में आसानी होती है। भारत में बजट वित्त मंत्री अनुमान समिति की सलाह से ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वार्षिक बजट व्यवस्था। वार्षिक बजट व्यवस्था क्या होती है? प्रतिवर्ष या जो बजट हमारा तैयार होता है संसद को धन की स्वीकृति के लिए 1 वर्ष के लिए ही दी जाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि बजट दीर्घकालीन होना चाहिए, परंतु वित्त संबंधी नीतियों को देखते हुए यह 1 वर्ष ही उचित समय है। इसके द्वारा विधान पालिका, कार्यपालिका कर, वित्तीय नियंत्रण भी भली भांति कर सकती है। अब कहते हैं इंग्लैंड तथा भारत में बजट प्रति वर्ष ही पास किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकाशन। बजट विभिन्न सोपानों से गुजरता है। इसका प्रचार और प्रकाशन करके बजट का सार्वजनिक जानकारी विषय बनाना, बजट का अच्छी तरह से प्रचार होना चाहिए जिससे सारी जनता इस बारे में जान सके। अब कहते हैं बजट पर विचार विमर्श संसद में गुप्त न रहकर खुले तौर पर होना चाहिए। कहते हैं भारत, इंग्लैंड, अमेरिका इन देशों में समाचार पत्रों में बजट पर टिप्पणी की जाती है और सरकार को जनता को अपनी राय देनी होती है। इसके साथ साथ स्पष्टता होनी बहुत ही आवश्यक है, यानी कि स्पष्ट, यानी कि जनता पूर्ण रूप से जान सके कि उन्हें कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त है। फिर कहता है कि प्रमुख सिद्धांत क्या है इसका, कि ईमानदारी का होना बहुत ही जरूरी है। कहते जो बजट का वर्णन किया है वो ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, वह अर्थहीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ बजट, यानी कि बजट को बनाने के लिए हमें किन किन सिद्धांतों को अपनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन बजट इन इंडिया, यानी कि बजट को पास करने के लिए क्या क्या तैयारी हमें करनी पड़ती है। तो कहते हैं बजट संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 112 में एक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का निर्देश दिया गया है। संविधान की व्याख्या के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में राष्ट्रपति के सामने भारत सरकार की अनुमति आय तथा व्यय का विवरण रखेंगे। अब कहते हैं भारत में भी इंग्लैंड की तरह बजट तैयार करने का दायित्व कार्यपालिका पर होता है, विशेषकर वित्त मंत्रालय में होता है। बजट निर्माण की प्रक्रिया लंबी और जटिल है। हम बजट के निर्माण की प्रक्रिया में हमें अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। अब देखो कौन कौन से चरण है। फर्स्ट है हमारा भुगतान अधिकारियों द्वारा बजट तैयार करना। कहते हैं भारत में बजट निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पहले लगभग 8 से 9 महीने पहले आरंभ किया जाता है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च तक चलता है। बजट निर्माण की प्रक्रिया लंबी और जटिल है, इसलिए इसमें वित्तीय मामलों में विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले वित्त विभाग में महालेखा विभिन्न विभागों के अध्यक्ष को आय और व्यय के अलग अलग अनुमान तैयार करने के लिए निर्धारित फार्म भेजता है। इस फार्म को, जिसमें अनेक प्रकार के खर्च होते हैं, जैसे पिछले वर्ष की वास्तविक आय, चालू वर्ष के लिए स्वीकृति आय व्यय का अनुमान, आगामी वर्ष के लिए बजट का अनुमान लगाना, इन सभी को भुगतान अधिकारियों के द्वारा तैयार किया जाता है। सेकंड कहता है नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल करना। कहते जितनी भी स्थानीय शाखाएं होती हैं उनके कार्यालयों में अनुमान संबंधी बजट को भेज दिया जाता है, जहां पर नियंत्रण अधिकारी के द्वारा उनका पूर्ण परीक्षण होता है। इस परीक्षण में प्रशासकीय प्रकार होते हैं,
विभागीय अध्यक्ष से संबंधित रखे जाते हैं। अनुमानित बजट को वहां पर तैयार किया जाता है और नवंबर मास में प्रत्येक विभाग अपने अपने आय व्यय का विवरण वित्त विभाग को भेज देता है। उसके बाद यह जाता है हमारा वित्त मंत्रालय के द्वारा जांच पड़ताल के लिए। बताइए, वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए अनुमान पर विचार करता है, विभागों के अध्यक्ष से विचार विमर्श करता है। वित्त विभाग द्वारा अनुमानों की समीक्षा बजट से संबंधित होती है। बजट अनुमान पर विचार विमर्श करता है और अनुमानित व्यय की समीक्षा करता है कि क्या प्रस्तुत किया गया खर्च वास्तव में आवश्यक है या नहीं है। यदि यह प्रस्तावित खर्च आवश्यक है तो इसके बिना कैसे काम चल सकता है, या प्रस्तावित खर्च की लागत कितनी होगी, धनराशि कहाँ पर व्यवस्थित होगी, किस विभाग को कितनी धनराशि दी जानी चाहिए, कितनी कम हो, इस पर वित्त मंत्रालय के द्वारा विचार किया जाता है। अब कहते हैं वित्त मंत्रालय के विचार के बाद इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों के अनुमानों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद अनुमानों को बजट कहा जाता है। बजट अनुमानों को मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत करता है। मंत्रिमंडल सामान्य नीति निर्धारित करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिमंडल बजट पर विचार करता है। वित्त मंत्री बजट की अंतिम रूपरेखा को देखता है। अब कहते हैं बजट का बनना मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण काम होता है। वित्त मंत्री अन्य मंत्रियों से उनके विभागों के आगामी वर्ष की अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा प्राप्त करता है। उसके आधार पर नए कर लगाने हैं तथा पुराने कर में वृद्धि करनी है, कमी करनी है, समाप्त करना है, इन सब पर सुझाव देता है और मंत्रिमंडल के एक बैठक बजट की मुख्य बातों से लेकर करता है। ठीक है। अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति होने के बाद बजट के दो भाग होते हैं, आय तथा व्यय। आय संबंधित भाग में संघ सरकार की समस्त आय का ब्यौरा होता है और खर्च संबंधी भाग में भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला अनुमान खर्च होता है। खर्च के भाग दो हिस्से में होते हैं, पहला संचित निधि में और दूसरा अन्य खर्च के अंदर। अब कहते हैं संसद को खर्च में प्रथम भाग पर विचार करने का अधिकार है, परंतु इस पर मतदान नहीं किया जा सकता, उसे पास करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार जैसे राष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते, इन्हें संचित निधि में शामिल किया गया है संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। ये था मेथड कि किस प्रकार बजट को भारत के अंदर तैयार किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट कैसे पास होता है, यानी कि हाउ बजट इज पास्ड। अब कहते हैं बजट को पास करने के लिए हमें 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली है हमारी संसद में बजट की पुनः स्थापना करना। कहते हैं बजट की, कहते हैं राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह बजट संसद के सामने रखे या किसी अन्य अधिकारी द्वारा पेश करवाए। किसी निश्चित तिथि को वित्त मंत्री लोकसभा में अपना बजट भाषण देता है, उसकी छपी हुई प्रतियां सदस्यों में बांट देता है। संसद के जीवन में यह भाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें आगामी वर्ष की वित्तीय नीति, आर्थिक नीति पर प्रकाश डाला जाता है। इसके बाद भाषण पर विचार और वाद विवाद नहीं हो सकता। बजट को राज्यसभा में पेश किया जाता है। सेकंड कहता है बजट पर सामान्य वाद विवाद। बजट पेश होने के कम से कम 3 दिन बाद उस पर सामान्य वाद विवाद होता है, जिस पर 3 से 4 दिन लग जाते हैं। कहते हैं वाद विवाद दोनों ही सदनों के अंदर सामान्य तौर पर होता है। उस समय उन खर्चों पर वाद विवाद होता है जिस पर संसद को मतदान का अधिकार नहीं है। इसके बाद मांगों पर मतदान किया जाता है।
बजट पर सामान्य वाद विवाद हो जाने के बाद विभिन्न मांगों को लेकर मतदान की व्यवस्था की जाती है, जिसमें आगामी वर्ष में किए जाने वाले खर्च पर संसद अपनी स्वीकृति देता है। कहते हैं मतदान के लिए लगभग 12 दिन निश्चित किए जाते हैं। प्रत्येक विभाग की मांग पर लोकसभा इस पर विचार करती है और इसका निर्णय भी करती है। अब कहते हैं इन निर्णयों को नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत रखा जाता है। नीतिगत क्या होती है? जिसमें मांग की धनराशि 1 रुपया कम कर दी जाए, यानी कि जितना रखा जाए उस पर 1 रुपया कम कर दिया जाए। मितव्ययता संबंधी कटौती कहते हैं ऐसे प्रस्ताव द्वारा विभागीय खर्च में मितव्ययता लाने की बात की जाती है, यानी कि इकोनॉमिक कटिंग की बात की जाती है। फिर कहता है प्रतीक कटौती, ऐसे प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार का ध्यान किसी विशेष समस्या की ओर आकर्षित करना है। प्रस्ताव में ऐसी शब्दावली हो सकती है कि मांग की धनराशि 1 रुपया कम की जाए, यानी कि विभाग के कार्यों के समर्थन की आलोचना का उत्तर देना पड़ता है। यदि किसी विभाग के खर्च में कमी की जाए तो संशोधित प्रस्ताव पास हो जाता है और इसके लिए मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समझा जाता है। इसके बाद आता है हमारा विनियोग बिल, यानी कि लोकसभा द्वारा पास किए गए खर्चों की सभी मांगों तथा संचित निधि से किए जाने वाले खर्चे को एक जगह संचित करना बिल का रूप दिया जाता है, जिसे विनियोग बिल का नाम दिया जाता है। विनियोग बिल लोकसभा में पेश करना पड़ता है। उनको इन सब अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है जिसमें साधारण बिल को गुजरना पड़ता है। लोकसभा द्वारा पास होने के बाद विनियोग बिल राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। इसे अधिक से अधिक राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, रद्द नहीं कर सकती, केवल रोक सकती है। राज्यसभा विधेयक में कुछ सुझाव दे सकती है, लोकसभा के पास भेज सकती है, परंतु लोकसभा की इच्छा है कि वह प्रस्ताव को माने या न माने, फिर इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, जो उसे देनी पड़ती है। इस प्रकार सरकार को धन खर्च करने का अधिकार मिल जाता है। लास्ट है हमारा वित्तीय बिल। कहते हैं विनियोग बिल के द्वारा सरकार धन खर्च करने का अधिकार तो मिलता है और वित्तीय बिल के द्वारा सरकार को जनता पर कर लगाने तथा इसे इकट्ठे करने का भी अधिकार मिलता है। आगामी वर्ष में लगाए जाने वाले समस्त कर तथा सरकार की आय के साधन भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और लोकसभा में पेश किए जाते हैं। वित्तीय बिल की प्रत्येक व्यवस्था के बारे में संशोधन प्रस्ताव पेश करना किसी प्रस्तावित कर को कम करने या समाप्त करने की प्रार्थना संसद के सामने रखी जा सकती है। कहते हैं प्रस्ताव कर संशोधन प्रस्ताव लोकसभा में वाद विवाद होता है। किसी टैक्स को कम करना प्रस्ताव अपनी इच्छा मान लेता है या इसके विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव भी कर सकता है। संविधान के एक अनुच्छेद 110 के अनुसार इसका निर्णय लोकसभा की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय ही माना जाता है। कहते हैं धन विधेयक की तरह लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में, इसके बाद उसे राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है। फिर कहता है बजट एक प्रमुख रूपी ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका की नीतियां और आकांक्षाओं को देखा जाता है। कहते हैं बजट का निर्माण का कार्य कार्यपालिका के पास होता है। कार्यपालिका के अंदर यह कार्य मुख्यतः वित्त द्वारा ही किया जाता है। तो बजट का निर्माण किस प्रकार करना है, किस प्रकार नहीं, ये सब कार्यकलाप कार्यपालिका पर ही निर्भर करते हैं। थैंक यू।